पीएससी प्रारंभिक परीक्षा का पेपर आज समाप्त हुआ और निश्चित रूप से आने वाले समय में आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जाएंगे। लेकिन एग्जाम देने के बाद हर स्टूडेंट में जिज्ञासा होती है कि जो मैंने ओएमआर शीट में टिक करके आया है क्या वो सही है या गलत है, मतलब आप आंसर का मिलान करते हैं। तो निश्चित रूप से प्रत्येक वर्ष मेरे द्वारा एग्जाम के तत्काल पश्चात आप लोगों को आंसर उपलब्ध कराया जाता है और आज भी मैं आपके समक्ष यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो साइंस के क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसके कुछ समय के पश्चात जो अदर पार्ट हैं उसके वीडियोज में भी आप आंसर को देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो जीके का पेपर है उसमें जो इंडियन जीके वाला पार्ट होता है उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और इस बार 6 क्वेश्चन आपके साइंस से रिलेटेड है। साइंस को सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर और इस बार की खासियत यह ध्यान रखना कि जो 6 क्वेश्चन आए हुए हैं वो केवल आपका एनसीईआरटी की जो बुक है 9th और 10th की बुक वहां से पूरे क्वेश्चन को उठाए गए हैं। मतलब जनरल जो हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं उसमें इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। तो इसके लिए आप ध्यान रखिए कि आने वाले समय में जब भी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें तो एनसीईआरटी की बुक मस्ट है। मतलब ये जो साइंस के क्वेश्चन आए हैं जिसमें डीप स्टडी किया है, मतलब डीप स्टडी मतलब एनसीईआरटी की बुक को पढ़ा है तो सीधी सी बात है उससे आंसर बनेगा। लेकिन जिस ढंग से क्वेश्चन आए हैं उसको देख करके ऐसा नहीं लगता कि ज्यादा लोग इसका आंसर दे पाए होंगे। तो आइए हम सबसे पहले साइंस के क्वेश्चन को देखते हैं। ये मेरे पास यहाँ पर है आपका सेट बी है। सेट बी में आपका क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन 14 क्या बोलता है। सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन नंबर 14 में जो भी आपका ऑप्शन दिया हुआ है उसमें फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है और सेकंड वाला स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है। अब क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। व्हाट आर ट्रू अबाउट प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा अवस्था के बारे में क्या सही है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखिए कि नॉर्मली हम मैटर या जो पदार्थ है उसकी 4 मतलब शुरू में हम 3 अवस्थाएं पढ़ते थे लेकिन चौथी अवस्था के रूप में हम पढ़ते हैं प्लाज्मा को, ठीक है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा। अब उस प्लाज्मा से रिलेटेड जो पॉइंट आपका 9th क्लास की बुक में दिया हुआ है 7-8 पॉइंट है वहीं से पॉइंट को उठा करके क्वेश्चन को जनरेट किया गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन बोलता है पार्टिकल्स इन दिस स्टेट आर इन आयोनिक स्टेट, इस अवस्था में कण आयनीकृत अवस्था में होते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। जो प्लाज्मा है उसके पार्टिकल्स आयनिक फॉर्म में होते हैं, ध्यान रखेंगे आपका। और सेकेंड स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है लाइट इन द एलईडी बल्ब इज रिलेटेड टू प्लाज्मा स्टेट, ये गलत कथन है, ध्यान रखना। क्योंकि जो एलईडी होता है, एलईडी आपने पढ़ा होगा लाइट एमिटिंग डायोड, तो जो लाइट एमिटिंग डायोड होता है इसका प्लाज्मा से संबंध नहीं है, इसमें एक सेमीकंडक्टर लगा होता है और जो सेमीकंडक्टर है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहां पर आप ध्यान देना कि जो नॉर्मल बल्ब होता है, नॉर्मल बल्ब क्या करेगा कि मोर अमाउंट में हीट एनर्जी जनरेट करता है एज कंपेयर लाइट एनर्जी, जबकि जो एलईडी बल्ब है ये क्या करेगा आपका कि मोर अमाउंट में लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और लेस अमाउंट में हीट एनर्जी जनरेट करता है, इसलिए ये ज्यादा ग्लो करता है। लेकिन इसका संबंध प्लाज्मा से नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पर ये गलत कथन है। और जो थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है सनलाइट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा स्टेट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ध्यान रखेंगे कि सन और जो अदर स्टार्स हैं या जो दूसरे तारे हैं उनमें जो सोर्स ऑफ एनर्जी है या उसके ग्लो या चमक का कारण है वो क्या है, ध्यान रखेंगे जो प्लाज्मा स्टेट है उसी से संबंधित है। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 था इसमें फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो एलईडी वाला कॉन्सेप्ट है वो इससे संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर आपका बना यहाँ पर, ध्यान रखेंगे कि पहला और तीसरा कथन इसमें सही है। तो ये हुआ हमारा आंसर। आप एनसीईआरटी की 9th क्लास की बुक को देखेंगे तो इसमें पूरा आपको एक एक पॉइंट मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका रिलेटेड है वैलेंसी या संयोजकता से संबंधित। तो आपको ध्यान होगा कि
जो इसमें जो भी एटम्स होते हैं उस एटम्स में आपका अलग अलग कक्षाएं होती हैं, उसकी ऑर्बिट होती हैं या सेल होती हैं। इसको के एल एम एन सेल के अपन नाम से जानते हैं। और ये भी अपन जानते हैं जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसमें फर्स्ट ऑर्बिट में आपका 2 इलेक्ट्रॉन आता है, सेकंड में आपका 8 आता है, 2 8 18 इस तरीके से चलते हैं। और आउटर ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो या तो क्या है कि यदि किसी की आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो वो किसी दूसरे को दे करके वहां पे क्या करेगा, इनर्ट गैसेस के समान हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या डिटेल हम नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर सीधा हम आंसर में आ रहे हैं। यहाँ पर ये जो 15 नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर आपको बन रहा है सेकंड वाला आंसर बन रहा है। सेकंड वाला आंसर बोलने का मतलब ये है कि जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 14 है। तो 14 है तो इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड ऑर्बिट में क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, ये हो गया 10 और लास्ट ऑर्बिट में क्या होगा 4। तो 4 इसकी क्या हुई यहाँ पर वैलेंसी। ठीक है, इसी तरीके से फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो इसमें क्या हो गया कि 2 पहले ऑर्बिट में हो गया और सेकंड ऑर्बिट में क्या होगा 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसकी वैलेंसी क्या होगी 1। तो फ्लोरीन की वैलेंसी हो जाएगी यहाँ पर 1। इसके बाद आपका एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। तो इसमें आपको क्या मिलेगा 2 8 और उसके बाद क्या हो गया आपका 3। ठीक, तो आउटर ऑर्बिट में इसके 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो यहाँ पर एल्युमिनियम का जो वैलेंसी हो गई है क्या हो गई आपका 3। और सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। तो इसमें क्या मिल रहा है आपको ध्यान रखेंगे 2 8। ठीक है, 2 8 क्या हो गया हमारा सल्फर का हो गया और लास्ट ऑर्बिट में इसके क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 6 बोलने का मतलब क्या है कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब इसकी वैलेंसी क्या होगी यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि 15 में क्या हो रहा है आपका। ठीक है, इसका आंसर क्या बन रहा है आपका बी वाला आंसर बन रहा है, ये ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर के क्वेश्चंस में आप देखेंगे तो आपको मिल रहा है बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें कौन सा कथन सही है। तो अब यहाँ पर देखिए कि नॉर्मल यदि अपन देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि इसके तीनों कथन सही हैं, लेकिन यदि इसकी गहराई में जाएं तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखाई देगा, ये ध्यान देना। तो 16 नंबर का क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट बोलता है स्मॉल पोर्शन एपिडर्मिस ऑफ लीफ इज कॉल्ड स्टोमेटा, पत्तियों के एपिडर्मिस में दिख रहे छोटे छोटे छिद्र को स्टोमेटा कहते हैं, 100% सही है। उसके बाद आपका ये जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा इज द प्लेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज एंड आल्सो ट्रांसपिरेशन, मतलब पत्तियों के माध्यम से जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन या गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, ये स्टोमेटा से ही होता है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर नॉर्मल अपन देखते हैं तो स्टेटमेंट अपने को तीनों सही दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा गहराई में जाते हैं तो इसका डिफरेंस को देखना। इसका डिफरेंस आपका ये है, ध्यान देना कि भाई जैसे आपके पास क्या होता है स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के चारों तरफ मतलब इसको दोनों तरफ से कवर करके इस तरीके से आपका ये होती है गार्ड सेल, और ये आपका क्या है यहाँ पर ये स्टोमेटा और ये हो गया यहाँ पर ये गार्ड सेल या रक्षक कोशिका। ध्यान रखना ये सेल और ये सेल गार्ड सेल है। अभी में जो अपने को पोर दिखाई दे रहा है, ये पोर आपका क्या है स्टोमेटा है। ठीक है, तो यहीं पर से स्टोमेटा के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होना है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होना है। लेकिन यहां पर जो सेकंड स्टेटमेंट दिया है, सेकंड स्टेटमेंट ध्यान देना, गार्ड सेल प्रेजेंट इन द स्टोमेटा, मतलब ये जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल स्टोमेटा में उपस्थित नहीं है, इसको दोनों तरफ से क्या कर रही है कवर हो रही है। तो बिल्कुल गहराई में यदि जाते हैं तो पीएचडी मॉडल आंसर क्या लेगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन यदि हम सोचते हैं यहाँ पर हमको फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही दिखाई दे रहा है और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, चाहे इसको हम हिंदी में पढ़े चाहे इंग्लिश में, जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है उतना परफेक्ट नहीं जम रहा है, बाकी थोड़ा डिस्प्यूटेड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना कि हमारे हिसाब से इसका आंसर जो है ये फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो सेकंड वाला स्टेटमेंट बोल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम जाते हैं। ध्यान देना ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा को दोनों तरफ से कवर कर रहा है, मतलब स्टोमेटा में गार्ड सेल नहीं है, ध्यान रखना। ठीक, तो इसलिए ये कथन अपने को गलत प्रतीत हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ये क्वेश्चन नंबर 17, अरेंज द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड इन
इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब जो भी कार्बनिक यौगिक हैं उनको गलनांक के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले तो इसका आप आंसर देख लीजिए। इसका आंसर है आपका डी वाला आंसर है। डी वाला आंसर मतलब जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 290 केल्विन, 290 केल्विन। उसके बाद क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट है 209 केल्विन। उसके बाद इथेनॉल, इथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट है 156 केल्विन। और लास्ट में मीथेन, मीथेन का जो मेल्टिंग पॉइंट है 90। मतलब यहाँ पर इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर सीक्वेंस हो रहा है एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल एंड मीथेन। ये क्वेश्चन लिया गया है क्लास 10 पेज नंबर 59। क्लास 10 की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें एज इट इज कॉलम बना हुआ है 59 पेज पे। वहां पर इस क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं। इसका आंसर वो आपका है आपका डी। नेक्स्ट आइए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये आपका क्लास 9 एनसीईआरटी 179 पेज से क्वेश्चन को उठाया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 18 को एक्सप्लेन करने के पहले आप इसको देखिए। ये यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि भाई नॉर्मल जो ऑडिबल साउंड होता है, मतलब हम किस ध्वनि को सुन सकते हैं। यहाँ पर जो ऑडिबल साउंड होता है ध्यान रखेंगे 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 या फिर आपका 20 किलो हर्ट्ज, ये जो साउंड है ये ऑडिबल है। इस साउंड को हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है audible range of sound for human being is approximately 20 hertz to 10 kilohertz। के 3 किलोहर्ट्ज नहीं, ये क्या होगा 20 किलोहर्ट्ज यदि होता तो हमारा आंसर सही होता, यह स्टेटमेंट सही होता। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। आइए अब यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट देखना। यदि 20 किलोहर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से आपका अधिक का साउंड है वो अल्ट्रासाउंड कहलाता है, यानी को अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक। इससे कम का साउंड होता है बिलो, तब इसको बोलते हैं इंफ्रासाउंड या इंफ्रासोनिक कहा जाता है। ठीक है, मतलब 20 किलोहर्ट्ज से अधिक का साउंड यदि है तो वो क्या है आपका ध्यान देना यहाँ पे अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड है। और यदि 20 हर्ट्ज से कम है वो क्या कहलाएगा आपका इंफ्रासोनिक या इंफ्रासाउंड कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए जो सेकंड वाला स्टेटमेंट बोल रहा है साउंड वेव विथ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 10 किलोहर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। तो यहाँ पर ध्यान रखना ये क्या होना था 20 किलोहर्ट्ज यदि होता तो हमारा ये स्टेटमेंट सही होता। तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हुआ। और थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है इन अर्थक्वेक अल्ट्रासाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बिफोर मैन शॉक वेव। मतलब भूकंप में मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि जब भूकंप आता है तो भूकंप में ये वाला साउंड नहीं रहेगा, पहले क्या आएगा यहाँ पर इंफ्रासोनिक साउंड जनरेट होता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो तीनों स्टेटमेंट हैं ये रॉन्ग है। तो तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग होने के कारण क्वेश्चन राइटिंग का आंसर बना सी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीनों यहाँ पर क्या हैं, सही नहीं है। ये आंसर हुआ आपका। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं। ये रिलेटेड है आपका फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ ये। ठीक, 20 नंबर का क्वेश्चन आपको बोल रहा है ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट से संबंधित है, प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। और आपको मालूम है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए क्या है, एक मीडियम चाहिए। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी क्लास 10 पेज नंबर 196 से बिल्कुल एज इट इज फोटोकॉपी लिया गया है। ठीक है, तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही आंसर यहाँ पर लेना है। फॉर पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड स्काई अपीयर डार्क। मतलब अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है। भाई आपको ध्यान रखना है जो भी अपने को आकाश नीला दिखाई दे रहा है या सूर्योदय के समय आकाश अपने को लाल दिखाई दे रहा है, इसका कारण क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकाश का प्रकीर्णन। लेकिन स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए अपने को एक मीडियम चाहिए, एक बादल चाहिए। कुछ गैसेस पार्टिकल्स हो सकते हैं, बादल हो सकते हैं या वाटर वेपर के पार्टिकल्स हो सकते हैं। लेकिन जब हम अधिक ऊंचाई पर चले जाते हैं तो वहां पर ऐसा कोई भी मीडियम नहीं होता है। और वहां पर यदि हम देखते हैं
तो लेक ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण अपने को आकाश काला दिखाई देता है। 100% सही कथन है। और दूसरा स्टेटमेंट आपका ये है, अधिक ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता है। स्कैटरिंग इज नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाइट। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेट को ट्रू एक्सप्लेन कर रहा है, सही एक्सप्लेन कर रहा है। मतलब यहाँ पर आपका आंसर क्या बन रहा है, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है, और कथन 2 एक का सही कारण है। तो इस तरीके से ये आपका एनसीईआरटी की बुक से रिलेटेड साइंस के 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हैं। 6 क्वेश्चन का मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर दिया, और इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ध्यान रखना। और नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो होगा जो अदर क्वेश्चन हैं, हिस्ट्री, कॉम्पिटिशन या फिर आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, उसका नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर मिलेगा। ध्यान देना कि जो पेपर है, फर्स्ट पेपर आपका जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में जो इंडियन जीके वाला पार्ट है वो बिल्कुल मतलब टफ क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसको अपन इजी नहीं मान सकते हैं। मतलब ये है कि जो इंडियन जीके वाला पार्ट है उसमें यदि आप आफ्टर माइनस मार्किंग यदि 50% भी स्कोर कर ले रहे हैं तो आपका एक सफिशिएंट मार्क्स होगा। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें कट ऑफ मार्क्स क्या होगा, जनरल में, एसटी, एससी, ओबीसी, ये किस तरीके से कितने मतलब बिलो पॉइंट पर जाकर आपका सॉल्यूशन हो सकता है, उस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आप कंटिन्यू बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट